student, welcome to online video class. Today we will discuss about aims and ideals of Muslim system of education. मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य और आदर्श। विश्व के जितने भी शिक्षा प्रणालियां विकसित हुई हैं, सभी शिक्षा प्रणालियों ने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। इन शिक्षा के उद्देश्य के आधार पर ही जो सभ्यता और संस्कृति चल रही है उनका संरक्षण और प्रचार प्रसार करना है। साथ ही साथ छात्रों का सर्वांगीण ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है और उनको जीवन के जो भी लक्ष्य, उद्देश्य और आदर्श है उनकी प्राप्ति के योग्य बनाना है। इसी तर्ज पे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के भी उद्देश्य और आदर्श निर्धारित किए गए थे। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली एक विदेशी शिक्षा प्रणाली थी। इसका भारत की शिक्षा के इतिहास में बीजारोपण किया गया था। यही कारण है कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मुस्लिम धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार पर अत्यधिक जोर दिया गया था। आज के इस वीडियो क्लास में हम मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो भी एम्स एंड आइडियल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास करना। इस्लाम धर्म के जो प्रतिपादक थे मोहम्मद साहब, वो ज्ञान को अमृत मानते थे और ज्ञान को निजात का अर्थ मुक्ति प्राप्त करना है। जैसे वैदिक काल में मोक्ष प्राप्त करना था और बौद्ध काल में निर्वाण प्राप्त करना था, वैसे मुस्लिम काल में निजात की प्राप्ति का साधन मानते थे। ज्ञान से उनका तात्पर्य आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान से था। आध्यात्मिक ज्ञान से उन्होंने इस्लाम धर्म के ज्ञान से जोड़कर बताया है। उन्होंने कहा भी कि दान में धन देने से अच्छा है कि अपने बच्चों को शिक्षा दी जाए। और कुरान शरीफ में लिखा गया है कि कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पाक मतलब पवित्र होती है। इस तरह से उन्होंने शिक्षा पे बल देते हुए ज्ञान के विकास पर जोर दिया है। इस तरह से हम देखते हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास करना था। सेकेंड हम देखेंगे इस्लाम संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार, वर्क ऑफ प्रोपेगेटिंग द इस्लाम कल्चर। जो मुस्लिम भारत आए थे, ये आए तो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज, अपने रहन सहन की विधियां सभी को लेकर आए थे और इनकी इसमें आस्था भी थी और इन्होंने इस सब पे बल देने के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि मुस्लिम जो थे उनके अपने अलग संस्कृति थी, उनके अलग रहन सहन के तरीके थे, उनकी अलग विधियां थी, तो इनमें ही उनकी आस्था थी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, अगर हम हिंदू धर्म में हैं तो हमें अगर सुबह उठकर सूर्य को जल देना हमारा संस्कृति में सम्मिलित है, वैसे मुस्लिम जो संस्कृति है उसमें सुबह उठकर नमाज अदा करना है। तो दोनों संस्कृति का सार एक ही है, अपने अपने संस्कृति के प्रति आस्था, लेकिन करने का तरीका अलग है। तो इससे हम देखते हैं कि मुस्लिम जो संस्कृति थे उनके जो अलग रहन सहन की विधियां थी, अलग तौर तरीके थे, उनकी अपने ही संस्कृति में आस्था थी और ये आस्था पे बल देने के लिए उन्होंने शिक्षा का माध्यम बनाया। इसलिए उन्होंने शिक्षा के एक उद्देश्य में इस्लाम धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार का कार्य को भी रखा। थर्ड हम देखते हैं मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, नैतिक और चारित्रिक विकास करना। मुसलमान जो थे वो नैतिकता के हामी थे, वो नैतिकता का पालन करते थे। नैतिकता के आदर्श एवं मूल्य जो थे उनके हिंदू से अलग थे और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लामी नैतिकता पर विशेष बल दिया गया था। नैतिकता का अर्थ है कि हमें कितना
मोरल डेवलपमेंट हो चुका है, कितना हमारा नैतिक विकास हुआ है। एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ हिंदू धर्म में अगर हमारे यहाँ कोई आते हैं तो हम उन्हें नमस्कार करते हैं, उन्हें पैर छूकर प्रणाम करते हैं। वैसे ही मुस्लिम सभ्यता में नैतिकता के द्वारा हम किन्हीं के आने पे उनका अभिनंदन वालेकुम सलाम बोलते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि दोनों संस्कृति की जो नैतिकता है, हमें दूसरों का रिस्पेक्ट करना है, जो गेस्ट आए हैं उनका रिस्पेक्ट देना है, उनका अभिनंदन करना है, लेकिन हमारा करने का तरीका अलग है। लेकिन मोरल एक ही है। नैतिक, अगर नैतिकता की बात करते हैं तो हम एक ही देखते हैं कि हम जो हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं उनका हम रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें, लेकिन तरीके अलग हैं। तो ये जो तरीके अलग है, तो ये तरीके अलग को ही मुस्लिम शिक्षा प्रणाली पर ज़्यादा जोर दिया गया था। मतलब मुस्लिम धर्म से जोड़कर, उसकी संस्कृति से जोड़कर नैतिक और चारित्रिक विकास करने पर अत्यधिक बल दिया जाता था। इसलिए हम देखते हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में जो भी व्यक्ति थे, जो छात्र थे, उनका नैतिक और चारित्रिक विकास करना था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं शासन के प्रति वफादारी, लॉयल्टी टू गवर्नेंस। मुसलमान बादशाह भारत के लिए विदेशी थे, इसलिए वे शिक्षा के द्वारा भारतीयों को शासन के प्रति वफादार बनाना चाहते थे, और यह मुस्लिम शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। हम शिक्षा के द्वारा वफादार कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि मकतब और मदरसों में अरबी और फारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने का प्रावधान की शुरुआत की, जिसके द्वारा कि जो हिंदू को अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान हो जाता है, वही शिक्षा शासन के उच्च पदों पर आसीन हो सकते हैं। एग्जाम्पल, आप लोगों ने जोधा अकबर देखा होगा, उसमें देखा होगा कि जिन हिंदू वर्ग के लोग को अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान हो जाता था, वे शासन के ऊंचे पदों पर आसीन हो सकते थे, वे कार्य कर सकते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हिंदू धर्म के लोग थे, जब उन्हें अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान हो जाता था तो वो शासन के ऊंचे पदों पे शासन के उच्च पदों पर कार्य कर सकते थे, आसीन हो सकते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शासन के प्रति वफादारी के लिए उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया, और शिक्षा के माध्यम के द्वारा उनमें अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान करवाया। तो यह भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्ट, स्किल एंड बिजनेस एजुकेशन, कला, कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा। जिस समय मुस्लिम शासक भारत आए थे, उस समय भारत में कला, कौशल और व्यवसायों के क्षेत्र में काफी विकास हो चुका था, क्योंकि मैंने बताया था कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो विभिन्न प्रकार के कला, कौशल और व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी, वो जाति व्यवस्था के आधार पर ना देकर उनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर दी जाने लगी, जिसके कारण भारत में बौद्ध काल में ही कला, कौशल और व्यवसाय के क्षेत्र में काफी विकास हो चुका था। और हम एक बात यह भी देखते हैं कि जो भी मुस्लिम शासक थे, वे कला के प्रेमी होते थे, और वे आए थे तो अपने साथ वे कला, कौशल की शिक्षा को भी लेकर आए थे। तो वे चाहते थे कि यहाँ के जो भी हिंदू के लोग हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कला, कौशल और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की शिक्षा के द्वारा उनका विकास किया जाए। यही कारण है कि मुस्लिम काल को भारत के इतिहास में स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत से वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया। एग्जाम्पल के तौर पे आज हम लोग देख सकते हैं ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है आदि। ये सब मुस्लिम शासकों के द्वारा ही निर्मित किया गया था, और ये इसलिए क्योंकि वे कला कौशल के प्रेमी थे, और शिक्षा के उद्देश्य में कला कौशल एवं विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की शिक्षा को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में रखा था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, द टास्क ऑफ अटेनिंग अर्थली प्रॉस्पेरिटी। जो भी इस्लाम शासक थे वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे,
और इस्लाम धर्म के मानने वाले मोहम्मद साहब के दिखाए हुए मार्ग में चलते हुए वे सांसारिक सुख की प्राप्ति के पक्षधर थे। जैसे कि हम लोग वैदिक और बौद्ध काल में पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे और आज भी पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं कि अगर इस जन्म में हम अच्छे कार्य करेंगे तो अगला जन्म भी हमारा अच्छा होगा, अगर इस जन्म में हम बुरे कार्य करते हैं तो अगले जन्म में हमारे साथ बुरा होगा। लेकिन हम लोग ये मानते हैं, लेकिन जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो लोग पुनर्जन्म पे, रीबर्थ पे बिलीव नहीं करते हैं, वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। यही कारण है कि वो लोग जो भी सांसारिक सुख और ऐश्वर्य की चीजें होती हैं उनका ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जो भी सांसारिक सुख सुविधाओं के साधन होते हैं उनके विकास पे जोर दिया और ये विकास का जोर के लिए उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया। शिक्षा के माध्यम के द्वारा वो विभिन्न प्रकार के सांसारिक सुख सुविधाओं से संबंधित वस्तुओं के निर्माण पे जोर दिया। तो हम देखते हैं कि जो भी मुस्लिम शासक थे वो ऐश्वर्य भोगी ही थे। अगर देखा जाए इतिहास में तो सिर्फ औरंगजेब को छोड़कर जितने भी मुस्लिम शासक हुए सभी ऐश्वर्य भोगी थे। वो लोग सांसारिक सुखों में तल्लीन होते थे। यही कारण था कि वो लोग शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति को रखा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार, वर्क ऑफ प्रोपेगेटिंग द इस्लाम रिलीजियस। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का यह एक प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। आगे भी हमने देखा था कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली, वैदिक शिक्षा प्रणाली, सभी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य, जैसे वैदिक शिक्षा है तो उसमें वैदिक धर्म की शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया था। उसी आधार पर मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार पे जोर दिया गया था। यही कारण था कि जो भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन थे, जो भी शिक्षण संस्थान थे, उस मकतब और मदरसा उसमें इस्लाम धर्म से की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी ताकि बच्चों को इस्लाम धर्म का पूर्ण ज्ञान हो। इसके लिए इस्लाम साहित्य और इतिहास से अनिवार्य रूप से उन्हें पढ़ाया जाता था। साथ ही साथ अरबी फारसी भाषा का ज्ञान कराया जाता था और जब अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान हो जाता था तो वे शासन के पे कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता है उसे, और अगर शासन करता है तो उसे सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। तो इससे हम देखते हैं कि अगर हम इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार जो करते थे वे उच्च पदों पे आसीन होते थे। इसलिए शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना भी था। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक करिकुलम ऑफ मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की पाठ्यचर्या। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की पाठ्यचर्या को दो प्रकार से बांटा गया था, 2 टाइप से डिवाइड किया गया था। फर्स्ट है करिकुलम ऑफ प्राइमरी लेवल, सेकेंड है करिकुलम ऑफ हायर लेवल। फर्स्ट देखेंगे करिकुलम ऑफ प्राइमरी लेवल में आपका जो कुरान शरीफ के 30वें भाग का ज्ञान कराया जाता था। साथ ही साथ रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, लेटर राइटिंग की शिक्षा दी जाती थी। बच्चों को प्रारंभ से ही कुरान शरीफ की आयातें रटाई जाती थी। एग्जाम्पल जैसे बौद्ध काल में जो भी वेद थे उसके श्लोक होते हैं, उसी प्रकार कुरान शरीफ में आयातें होती हैं, उनका प्रारंभिक शिक्षा स्तर पे उन्हें रटाई जाती थी, मतलब कंठस्थ आपको याद करना है। साथ ही साथ इस्लाम की जो पैगंबर और मुसलमान फकीर की जीवनियाँ पढ़ाई जाती थी। बच्चों में नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट करने के लिए शेरदादी की प्रसिद्ध पुस्तकें गोलिस्ता और बोलिस्ता पढ़ाई जाती थी। इनके अतिरिक्त अरबी फारसी भाषा के कवियों की कविताओं का पढ़ाई जाती थी। इस काल में प्रारंभ से ही बच्चों के उच्चारण और लेख पर अत्यधिक जोर दिया जाता था और उन्हें शुद्ध आचरण और सुलेख का अभ्यास भी कराया जाता था। तो ये सभी जो है वो प्राइमरी स्तर की पाठ्यचर्या थी। प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या में
इन सभी का समावेश किया गया था। सेकेंड हम देखेंगे करिकुलम ऑफ हायर लेवल। करिकुलम ऑफ हायर लेवल में जो था करिकुलम वो बहुत विस्तृत और व्यापक था। उसमें उसको दो भागों में विभाजित किया गया था, फर्स्ट लौकिक और सेकेंड आपका धार्मिक। लौकिक पाठ्यचर्या में अरबी फारसी भाषा का ज्ञान कराया जाता था और साहित्य, लिटरेचर, अर्थमेटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इथिक्स, इस्लामिक लॉ इत्यादि का ज्ञान कराया जाता था। और धार्मिक करिकुलम, धार्मिक पाठ्यचर्या में उन्हें आपको धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा पर अत्यधिक बल देने के साथ साथ उन्हें संस्कृत शिक्षा और वैदिक शिक्षा की भी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो धार्मिक शिक्षा में मतलब इस्लाम धर्म के साथ साथ वैदिक शिक्षा देने का भी प्रावधान आपको जो अकबर है उन्होंने शुरुआत की थी। तो इस तरह से देखते हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के ये दो स्तरों की जो पाठ्यचर्या थी वो काफी विस्तृत और व्यापक थी। नेक्स्ट हम देखेंगे टीचिंग मेथड्स ऑफ मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मुस्लिम शिक्षा प्रणालियां की शिक्षण विधि। इसमें हम जो मेन टीचिंग मेथड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा अनुकरण, अभ्यास और स्मरण विधि, इलिटेशन, प्रैक्टिस एंड मेमोरी मेथड, जिसमें है कि अनुकरण में हम किसी के बातों को देखकर सीखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम संगीत का रियाज कर रहे हैं तो किस लाइन के बाद हमें कैसे गाना है तो उसका हम अनुकरण कर कर सीख सकते हैं। अभ्यास, मान लीजिए हम मैथ्स बना रहे हैं, अंकगणित की जो शिक्षा दी जाती थी वो अभ्यास विधि के द्वारा दी जाती थी। उसमें बच्चों को बार बार अभ्यास के द्वारा ही अंकगणित की पढ़ाई होती थी। साथ ही मेमोरी, मतलब जो कुरान शरीफ के आयातें थी उन्हें स्मरण विधि के द्वारा उन्हें याद कराया जाता था। सेकेंड हम देखेंगे भाषण, व्याख्यान और व्याख्या विधि, लेक्चर एंड स्पीच मेथड। जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के जो प्रमुख केंद्र थे मकतब और मदरसा। तो मदरसा का अर्थ ही होता है कि वह स्थान जहाँ भाषण दिया जाता है। तो ये जो भाषण के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी वो हायर एजुकेशन में इस का यूज किया जाता था। तो उच्च शिक्षा के लिए आपको भाषण, व्याख्यान और व्याख्या विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज किया जाता था। थर्ड है हमारा तर्क विधि, लॉजिक मेथड। लॉजिक मेथड के आधार पे हम किसी भी फिलॉसफी या लॉजिक का ज्ञान कराते थे, मतलब कि विचार विमर्श तथा तर्क के आधार पे प्रकरण को पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है स्वाध्याय विधि, सेल्फ स्टडी मेथड। मुसलमान बादशाहों ने सेल्फ मेथड, स्वाध्याय विधि पर अत्यधिक जोर दिया, क्योंकि अगर हम सेल्फ मेथड करेंगे तभी हम कुछ लिटरेचर को डेवलप कर सकते हैं, कुछ साहित्य का विकास कर सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय विधि पर भी मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में अत्यधिक जोर दिया गया था। नेक्स्ट है प्रदर्शन, प्रयोग और अभ्यास विधि, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस मेथड। तो इन सब विधियों का प्रयोग उच्च स्तर की शिक्षा के लिए किया जाता था, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रायोगिक विषय और कला कौशल एवं व्यवसाय की शिक्षा इसके द्वारा दी जाती थी। इस तरह हम देखते हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इन शिक्षण विधियों का प्रयोग प्राथमिक और उच्च दोनों स्तर की शिक्षा के लिए इन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। आई होप आप लोगों को यह वीडियो क्लास समझ में आया हो। अगर जिन्हें नहीं समझ में आया है प्लीज डिस्कस कीजिएगा। टेक केयर एंड थैंक यू।